प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने राजनीतिक दलों से क्या आशय है और राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है वर्तमान प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, उसको हमने जाना। आज हम इसी क्रम में आगे अध्ययन करते हुए राजनीति विज्ञान के इस विषय प्रश्न पत्र में पॉलिटिकल पार्टी की क्या विशेषताएं, उनके मूल तत्व क्या हैं, पहले हम उनको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कल जो मैंने लेक्चर की चर्चा की थी उसमें राजनीतिक दलों की कई परिभाषाएं बताई थी, न्यूमैन की, गिलक्राइस्ट की, लास्की के द्वारा कि राजनीतिक दल से आशय क्या है। उन परिभाषाओं में जो लक्षण स्पष्ट होते हैं राजनीतिक दलों के, पहले संक्षिप्त में हम उन पर विचार करते हैं। पहला लक्षण ये स्पष्ट होता है, यदि हम चर्चा करें कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं, उन परिभाषाओं को यदि हम मंथन करें तो हम पाएंगे कि राजनीतिक दल हमेशा इस तरह के जो संगठन है वो एक लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं। शॉर्ट टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का गठन नहीं होता है। दूसरा, हमने ये भी जाना कि कुछ कतिपय सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में उस दल के जो सदस्य हैं उनकी आम राय या सहमति होती है। अर्थात एक मत्ता के आधार पर किसी विचारधारा या किसी सिद्धांत में कुछ लोगों का जो एक मत्ता होती है, एक राय होती है, उसके आधार पर वो संगठित होते हैं और वो राजनीतिक दलों का एक प्रमुख लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं। तीसरी बात ये देखी हमने उन परिभाषाओं में कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग इन दलों के द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें अन्य समूहों में पाई जा सकती हैं, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में हम पाते हैं वो ये है कि राजनीतिक दल किसी भी प्रकार के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और मूल रूप से जो उनका उद्देश्य है वो है सत्ता की प्राप्ति करना। किस प्रकार शासन में निर्णय प्रक्रिया में वो सहभाग कर सकें और सत्ता को प्राप्त कर सकें, शासन का निर्माण कर सकें, सरकार का गठन कर सकें। इन तमाम राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो जिस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं वो साधन शांतिपूर्ण होते हैं, कानून की मर्यादा में रहते हुए होते हैं, अर्थात संवैधानिक साधनों का प्रयोग होता है। और इसकी तुलना में यदि हम दबाव समूहों की बात करें या अन्य प्रकार के जो संगठनों की बात करें, वो सभी संगठन वो किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और करते आए, लेकिन राजनीतिक दल विशेष रूप से केवल मात्र संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को जनता के सामने रखते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे अपने नीतियों का संचालन करते हैं। वहीं एक चीज़ और देखी गई है कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति हमें राजनीतिक दलों में देखने को पाई जाती है। अन्य जितने समूह हैं वो समूह विशुद्ध रूप से केवल अपने समूह के सदस्यों के जो हित हैं उनको ही ध्यान में रखते हैं, लेकिन राजनीतिक दल का जो समूह है ये लोग अपने व्यक्तिगत हितों की साधना के लिए ये कार्य नहीं करते। इनका जो दृष्टिकोण, इनकी जो प्रवृत्ति है वो राष्ट्रीय हित होता है। राष्ट्र के लिए क्या उपयुक्त है, राष्ट्र के हित में क्या है, उससे संबंधित नीतियों का निर्धारण इस प्रकार के राजनीतिक दल करते हैं। जो कल जो लेक्चर की चर्चा हुई थी उस संदर्भ में ये चर्चा मैंने आपसे की है कि राजनीतिक दल मूल रूप से ऐसे लोगों का समूह है जो किसी एक विशिष्ट विचारधारा के आधार पर एकजुट हैं, एक मत हैं, संगठित हैं और उनका मूल उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति करना। और इसके लिए जो उनका आधार है वो जो कार्य करते हैं वो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए करते हैं और इन समस्त कार्यों के लिए वो जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। अर्थात जनता को समय समय पर राष्ट्र के सामने क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं, क्या स्थानीय समस्याएं हैं, राष्ट्र का विकास किस प्रकार हो सकता है, उन समस्त नीतियों के बारे में जनता को समय समय पर अवेयर करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। इस प्रकार का जो एक कानून की मर्यादा में रहते हुए संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जो अपना कार्य को अंजाम देते हैं, इस समूह को हम राजनीतिक दल कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कौन से तत्वों का होना आवश्यक है, कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, पहले हम उनको जानते हैं। तो किसी भी राजनीतिक दल के गठन के लिए सबसे पहला जो तत्व है, विशेषता है, वो है संगठन। दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए
उसमें संगठन का होना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय जो अनुयायी हैं वो एक बिखरी हुई एक भीड़ के मात्र होंगे और वे अपने उद्देश्यों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः है सांगठनिक चरित्र ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के गठन के लिए उसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो उसका संगठन है। दल की सांगठनिक शक्ति ही उसको अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफलता प्रदान करती है और ये सांगठनिक शक्ति उसकी विचारधारा के आधार पर बनती है। वहीं एक और विशेषता है, तत्व है, वो है मूलभूत सिद्धांतों की एकता, जो चर्चा मैंने अभी आपसे की। दल के जो व्यक्ति हैं वो एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर, सार्वजनिक प्रश्न से आशय है जनता का जो प्रश्न है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो सामान्य विषय हैं, जो पब्लिक के हितों से संबंधित जो प्रश्न हैं, उन पर एक विचार रखती है। इन प्रश्नों की बारीकियों पर उनमें हालांकि मतभेद हो सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धांतों पर एक मत होते हैं। सिद्धांतों की एकता ही इस दल को, पॉलिटिकल पार्टी को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाएंगी और उसका विघटन हो जाएगा। तो किसी भी मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवश्यक है कि उसके जो सदस्य हैं, उसकी जो यूनिट्स हैं, वो किसी सिद्धांतों के आधार पर एकमत हों और उनमें एक राय रखते हों। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब किसी निर्णय पर पहुंचते हैं तो दल किसी एक नीति पर अपने कार्य को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करता है। एक और तत्व है, वो है संवैधानिक उपायों का प्रयोग, जो चर्चा मैंने अभी आपसे की कि पॉलिटिकल पार्टी की एक विशेष तत्व ये है कि ये अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं करते, ये संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। संवैधानिक साधन से मतलब कि संविधान में जो नियमों में जो चीज़ें कही गई हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। विध्वंसात्मक कार्यों को या आतंकी कार्यों को ये संगठन नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और लक्ष्य इनका क्या है, सत्ता की प्राप्ति, सदा संवैधानिक साधनों का सहारा लेना चाहिए, ऐसा माना जाता है, ऐसी अपेक्षा है। जो संगठन असंवैधानिक उपायों का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, अर्थात हिंसात्मक साधनों को अपनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कतई नहीं कहा जा सकता। एक और इसका जो विशेषता है वो है राष्ट्रीय हित की वृद्धि। राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा समूह है जो उच्च आदर्शों से अनुप्राणित होता है और जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का देशव्यापी आधार है, क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं। उन्हें किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग के हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि की चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन वर्ग, जाति, संप्रदाय विशेष का हित साधन करते हैं, उन्हें किसी भी सूरत में पॉलिटिकल पार्टी या राजनीतिक दल कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए आपसे कहा गया था पहले कि राजनीतिक दल एक बड़ा विजन लेके चलता है, एक ऊंचा विजन, ऊंची दृष्टि लेके चलता है, और वो दृष्टि है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय नीतियाँ, सभी का कल्याण, ना कि कोई व्यक्ति विशेष है, वर्ग विशेष है, जाति विशेष है, धर्म विशेष का कल्याण। तो आप इन चीज़ों से आप समझ पाए होंगे कि राजनीतिक दलों के लिए कौन सी मूल चीज़ें आवश्यक हैं, कौन से मूल तत्व हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दल का गठन होता है। अब हम राजनीतिक दलों के आधार क्या हैं, बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इन पर थोड़ा सा विचार करते हैं। राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के लिए कई आधार हैं, जिसमें पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। व्यक्ति प्राचीन से चिपके रहना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन को पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें अतीत से कोई लगाव नहीं होता। वे नित्य नूतन परिवर्तन करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बताते हैं और उसे बनाना चाहते हैं। इस आधार पर
समान विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलों में संगठित हो जाते हैं। इस भांति 4 प्रकार के व्यक्ति देखने में आते हैं। पहले वे जो प्राचीन संस्थाओं या रीति रिवाजों में वापस लौटना चाहते हैं, उनको प्रतिक्रियावादी कहलाएंगे। द्वितीय, वे जो वर्तमान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते, उन्हें अनुदारवादी कहलाएंगे। और तीसरे, वे जो वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करना चाहते हैं, वे उदारवादी कहलाएंगे। और चौथे, वे जो व्यक्ति वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते हैं, वे उग्रवादी कहलाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि जैसे जैसे लोगों का स्वभाव होगा, वैसे वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी और उग्रवादी दल बन जाए। दूसरा जो विषय है वो है परिवेश का प्रभाव। कौन सा, कैसा एनवायरमेंट है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। दलों के निर्माण में वातावरण का योग भी कम महत्व का नहीं होता है। परिवेश में, जिस परिवेश में बालक रहता है, उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पर पड़ता है। साम्यवादी परिवेश में पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। इंग्लैंड में तो आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्य अनुदारवादी दल के कार्यक्रमों में परंपरागत रूप से विश्वास करते हैं। एक आधार और है राजनीतिक दलों का, वो है धार्मिक आधार। बहुत से लोग धार्मिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते हैं और उनका लक्ष्य अपने धर्म के अनुयायियों की रक्षा करना होता है। आप देखिए, यूरोपीय देशों में कैथोलिक जो दल है इसी आधार पर बने, और भारत की चर्चा करें, किसी से छुपा नहीं है, मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिंदू महासभा के निर्माण का भी यही आधार था। एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है दलों के पीछे, वो है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। दलों के निर्माण का आर्थिक आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक कार्यक्रमों के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय महत्व तभी प्राप्त होता है और तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आर्थिक कार्यक्रम हों। शिक्षित जनता, जो पढ़ी लिखी जनता है, उस पर तो आर्थिक नीतियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य आर्थिक कार्यक्रम द्वारा ही राजनीतिक दल समाज में विभिन्न वर्गों में सामंजस्य उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। एक और आधार है, वो है नेतृत्व, लीडरशिप। बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया होता है। हम भारत की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और स्वतंत्रता के बाद हमने देखा जवाहरलाल नेहरू जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनकी विदेश नीति, उनकी विचारधारा का उस दल पर प्रभाव पड़ा। तो वो जो नेतृत्व का जो है वो उसकी प्रतिच्छाया होता है राजनीतिक दल। वह जिन आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहता, उसके अनुयायी बिना सोचे समझे उसी सांचे में ढलते जाते हैं, क्योंकि दल में प्रत्येक व्यक्ति ना तो विचारशील होता है, ना ही उसमें उतनी तार्किक बुद्धि होती है। वह अपने नेता के चारों ओर घूमने वाला एक नक्षत्र के मात्र होता है। एक और आधार है, वह है विचारधारा, आइडियोलॉजी। राउसेट के शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक आंदोलन को जीवित रखने के लिए विचारधारा का होना सबसे अधिक आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में राजनीतिक आंदोलन अंधकार और अनिश्चितता में ही छलांग लगाता रहेगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा में आम सहमति ही दल के सदस्यों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए, भारत में 1977 में गठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी गांधीवादी विचारधारा बतलाई गई थी। लॉर्ड ब्राइस का तो कथन ये है कि प्रत्येक जन समुदाय में विभिन्न विचारों के लोग पाए जाते हैं। इनमें से कुछ परस्पर विरोधी विचार होते हैं। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों में से कुछ नेता बन जाते हैं, कुछ अन्य नागरिक उनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते हैं। आगे चलकर इन्हीं लोगों में से संगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक आधार मनुष्य की 4 प्रवृत्तियां हैं।
पहली है सहानुभूति, दूसरी अनुकरण, तीसरी प्रतिरोध और चौथी प्रतिस्पर्धा। इन्हीं कारणों से व्यक्ति समूह सामान्य नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पृथक संगठन बना लेते हैं। आशा है इस लेक्चर के माध्यम से आपको राजनीतिक दलों के विभिन्न तत्व और उनके आधार स्पष्ट हुए होंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम राजनीतिक दलों के कार्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।